अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। विषय हिंदी लोकवाणी, कक्षा 10वीं। वर्षा ऋतु में बादल बरसकर धरती की प्यास बुझाते और प्रकृति में नई जान उत्पन्न करते हैं। इस ऋतु में वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों में निखार आ जाता है। पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। लगता है जैसे सज धज कर उसने श्रृंगार कर लिया हो। आज मैं आपको ऐसा ही एक गीत पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है सोंधी सुगंध। रचनाकार डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अच्युत। इन्होंने इस प्रस्तुत कविता में वर्षा ऋतु में प्रकृति में होने वाले बदलावों का सुंदर वर्णन किया है। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोले, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। सोंधी यानी सुगंधी। यहाँ अर्थ है तपी जमीन या मिट्टी पर पानी पड़ने से उठी गंध। माटी यानी मिट्टी। आंखें खोलना यानी जागरूक होना। अब इसका मतलब वर्षा ऋतु में पानी बरसने से मिट्टी से सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। कभी कहते हैं यह सोंधी सुगंध मिट्टी से कहती है, देखो बादल बरस गए। धरती ने इस दृश्य को देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी है। चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा। वर्षा के आने से चारों ओर धरती हरी भरी हो गई है, ऐसे मयूरा यानी मोर कहता है। सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, यानी सदियों से चला आ रहा आनंद मनाने और मस्ती से नाच करने का सपना अब पूरा हो जाएगा। एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली, यानी अब वह अकेला नहीं होगा, उसकी अब पूरी टोली होगी। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। वर्षा ऋतु में सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से बात करती है। आगे की 4 पंक्तियां। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झुम झुम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, यानी बाग बगीचे ताल तलैया। ताल तलैया का मतलब है छोटा सा सरोवर। बगीचा और छोटे सरोवर, यह सब अब मुस्कुरा रहे हैं। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। तरु यानी वृक्ष, पेड़, झाड़। अब बगीचे के वृक्ष हवा के झोंकों में मस्ती में भरे हुए गीत सुनाते हैं। मस्त पवन
अपनी झोली। पवन यानी हवा। अब इसका मतलब ये होता है कि हवा मस्ती में अपना दिल खोलकर बह रही है। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। वर्षा ऋतु में सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से बात करती है। आगे की 4 पंक्तियां। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। सागर का था मंसूबा सफल हो गया, यानी सागर का मतलब समृद्ध, समुद्र, और मंसूबा का मतलब विचार, इरादा। अब सागर का जो पानी से भर जाने का इरादा था वो वर्षा के आने से पूरा हो गया है। खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। सागर इतना खुश है कि वह इस खुशियों की दुनिया में खुद को खो गया है। स्वयं का मतलब खुद, अपने आप को वो भूल गया है। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली। श्रृंगार यानी सजना संवरना, रोली यानी तिलक लगाने के लिए हल्दी चूने से बनी बुकनी। अब यह मतलब ऐसा होता है कि वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली फैल गई है। इससे ऐसा लगता है जैसे धरती श्रृंगार करके सज धज गई है और उसके माथे पर रंग बिरंगी वनस्पतियों की रोली शोभा दे रही है। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, यानी वर्षा ऋतु में सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से बात करती है। आगे की 4 पंक्तियां। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस यानी वर्षा ऋतु, मधुमास यानी वसंत काल, आस यानी आशा, भरोसा, और विश्वास यानी यकीन, निश्चित धारणा। अब इसका मतलब ये होता है कि वर्षा ऋतु का वसंत काल आशा और विश्वास की भावना बढ़ाता है। नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। नतमस्तक यानी जिसका सिर झुका हुआ है। अचूक का मतलब निश्चित है, लेकिन यहाँ पर यह कवि का नाम है। पद यानी पैर, पुष्प यानी फूल, चढ़ाना यानी अर्पित करना। अब इस जुमले का मतलब सिर झुकाकर कवि पृथ्वी माता के पैर पर फूल अर्पित करता है। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली। हंसी ठिठोली यानी हंसी, मजाक, विनोद, दिल लगी। अब यहाँ क्या मतलब होता है? यहाँ मतलब होता है यह प्रथा, सदा सदा से चलती आई यानी प्रथा, युगों युगों से इसी तरह हंसी खुशी चलती आई है। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, यानी वर्षा ऋतु में सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से बात करती है। इस तरीके से हमने पूरे नज्म के गीत का भावार्थ समझ कर लिया हुआ है। स्वाध्याय सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। 1. कृति पूर्ण कीजिए। सवाल, मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। जवाब, चारों ओर हरियाली छा गई, बाग बगीचे
ताल तलैया मुस्कुराए, वृक्ष मस्ती में झूमने लगे, मस्त पवन चलने लगे। सवाल दूसरा, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल गोल इसमें लिखा हुआ है, सुगंध मिट्टी से बोली। क्या क्या बोली? बादल बरस गया यह कहती है, और धरती ने आंखें खोल दी यानी धरती अपने आसपास का नजारा देखने लगती है। तीसरा, मोर कहता है उसका सदियों का सपना पूरा हो जाए यानी अब उसे नृत्य करने मिलने वाला है। और चौथा, मस्त पवन ने अपनी झोली खोल दी है। क्रिया रूप लिखिए यानी गीत में बताया हुआ क्रिया का रूप लिखिए। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे गीत लिखा हुआ रहेगा, एग्जाम में पंक्ति लिखी हुई रहेगी, उस पंक्ति का उस गीत में देखकर क्रिया पहचाननी है और उसका रूप लिखना है, जैसे मैंने सामने लिखा हुआ है। अब मैं वापस से बता रही हूँ। पहला, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, नज्म में है सब मुस्काए। आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी क्रिया है मुस्काए, तो आप मुस्काए लिखोगे और उसका क्रिया रूप लिखोगे मुस्काना। सेकंड, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, सुनाए क्रिया है और क्रिया रूप है सुनना। तीसरा, मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, बढ़ाता क्रिया है और उसका क्रिया रूप है बढ़ाना। चौथा, धरती ने श्रृंगार किया, श्रृंगार लिखने की जरूरत नहीं है, किया यह क्रिया है और आपको क्रिया लिखकर उसका रूप लिखना है, इसलिए आप किया लिखोगे और उसका क्रिया रूप करना यह लिखोगे। अब नेक्स्ट, चौथा, उपसर्ग प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। इसके लिए सबसे पहले आपको उपसर्ग यानी क्या, प्रत्यय यानी क्या, यह समझ कर लेना होगा। उपसर्ग, जो शब्दांश मूल शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, शब्द के मतलब में बदलाव लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर शब्द है गुण, तो गुण के पहले अगर मैंने सद लिखा तो अल्फाज बना सदगुण, तो सद ये हुआ उपसर्ग। दूसरा अल्फाज है सत्य, अगर सत्य के आगे अ लिखा तो अ ये हुआ उपसर्ग और बना हुआ अल्फाज है असत्य। यानी जब मैंने उपसर्ग लगाया मूल शब्द के पहले तो दूसरा मतलब बदलने वाला लेकिन मतलब बताने वाला ऐसा अल्फाज बना। प्रत्यय का मतलब क्या है, तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय ये हमेशा सदैव शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे मधुर, अगर मधुर के आगे मैंने ता लगाया तो अल्फाज बना मधुरता, मधुरता से मीनिंगफुल अल्फाज है ये। अगर साहस के आगे मैंने ई की मात्रा जोड़ी तो अल्फाज बना साहसी, इससे भी मतलब दिखाई देता है। यानी ऐसा नहीं कि उपसर्ग प्रत्यय लगाओ, इसका मतलब जो अल्फाज दिए उस अल्फाज के आगे कुछ लगाना है पीछे कुछ लगाना है, हो गया हमारा जवाब। आगे और पीछे आप जो शब्द लगाओगे उससे बना हुए शब्द से भी हमें अलग अर्थ मालूम होना जरूरी है, मतलब पता चलना चाहिए, उस अल्फाज को अर्थ रहना जरूरी है। अब हम यहाँ देखेंगे चौथा, गंध। गंध के आगे मैंने सु लगाया तो सु उपसर्ग हुआ, सुगंध बना। गंध के इस तरफ क लगाया, पहले सु लगाया था और आगे क लगाया आखिर में अंत में, तो अल्फाज बना गंधक। सफल के यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, सफल के पहले मैंने अ लगाया तो असफल बना, अंत में ता लगाया तो सफलता बना। तो इस तरीके से यह जवाब हो गए। नेक्स्ट,
कविता का सरल अर्थ लिखिए। बोर्ड एग्जाम में विभाग 2 आपका पद्य पे होता है और उसमें आपको पद्य में 2 सवाल रहते मेन, अ और आ। अ 4 मार्क्स के लिए, आ 4 मार्क्स के लिए, और अ और आ में 2 नज़में होती है और उन दोनों नज़मों के ऊपर आपको कोई 4 पंक्तियां दी हुई रहती है, फिर वो शुरुआत की होगी, अंतिम होगी या बीच में की होगी, और आपको कहा जाता है कि उसका सरल अर्थ लिखिए। इन शॉर्ट, हमें बोर्ड एग्जाम के किताब में, पाठ्य पुस्तक में जितने भी नज़में दी हुई है उन सब के सरल अर्थ समझ कर लेना है और याद करना है, ताकि हम 4 में से 4 मार्क्स पा सके। अब यहाँ पे मैंने लिखा के दी हूँ। पहले 2 पंक्तियों का मतलब, वर्षा ऋतु में पानी बरसने से मिट्टी से सोंधी सोंधी सुगंध आ रही है। कवि कहते हैं, यह सोंधी सुगंध मिट्टी से कहती है, देखो बादल बरस गए हैं और धरती ने मगन होकर इस दृश्य को देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी है। आगे के 4 पंक्तियों का अर्थ, पानी बरसने पर धरती हरी भरी हो गई है। मोर कहता है कि सदियों से चला आ रहा आनंद मनाने और मस्ती से नृत्य करने का उसका सपना वर्षा काल में पूरा हो जाएगा। अब वह अकेला नहीं होगा, उसकी पूरी टोली अब यहाँ जुटेगी। वर्षा ऋतु में सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से बात कहती है। आगे की 4 पंक्तियां, वर्षा की फुहारों से बाग बगीचों में वृक्ष प्रफुल्लित हो गए हैं। तालाब और छोटी छोटी तलैया पानी से लबालब भरकर प्रसन्न दिखाई दे रही है। बगीचे के वृक्ष हवा के झरोखों में मस्ती भरे हुए गुनगुनाते और गाते हुए से लगते हैं। लगता है हवा मस्ती में आकर अपना दिल खोल कर बह रही है। ऐसे सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से बात करती है। आगे की 4 पंक्तियां, पृथ्वी को जल से सींचकर हरा भरा करने का समुद्र का विचार वर्षा की झड़ियों से सफल हो गया है। समुद्र इतना प्रसन्न है कि वह अपने आप को भूल सा गया है। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली फैल गई है। इससे ऐसा लगता है जैसे धरती श्रृंगार करके सज धज गई हो और उसके माथे पर रंग बिरंगी वनस्पतियों की रोली शोभा दे रही है। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु का वसंत काल समस्त प्राणियों में आशा और विश्वास की भावना की वृद्धि करता है। प्रकृति में इस तरह की हंसी ठिठोली अर्थात परिवर्तन तो होते ही रहते हैं, जिसे देखकर अचूक यानी कवि नतमस्तक होकर प्रकृति के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए अपनी कृतज्ञता दर्शाता है। भाषा बिंदु, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द छांटकर लिखिए। इस सवाल में आपको एक शुद्ध शब्द दिया हुआ होता है और बाकी अशुद्ध शब्द दिया हुआ रहता है। जो शुद्ध शब्द है उसके नीचे आपको अंडरलाइन नहीं करना है, बल्कि सामने दी हुई जगह पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिखते होंगे, सेम वैसे ही आपको आंसर पेपर में लिखना है। पहला सवाल है विश्वास। विश्वास का मतलब है भरोसा, यकीन। दूसरा सवाल है मस्तक। मस्तक का मतलब सिर। तीसरा पत्थर। पत्थर का मतलब शिला। चौथा कुरीति, इसका मतलब कुप्रथा, बुरी रीति। उसके आगे है चिन्ह। चिन्ह यानी निशानी, छाप। उसके आगे है इकट्ठा। इकट्ठा यानी साथ मिलना, संगठित
खोना साथ लाना संग्रहित। 7वां है खूबसूरत। खूबसूरत यानी सुंदर, आकर्षक। 8वां है विद्यापीठ। विद्यापीठ यानी शिक्षा का बड़ा और प्रमुख केंद्र। 9वां है बुद्धि। बुद्धि यानी प्रज्ञा, ज्ञान, समझ, दिमाग, विवेक, अक्ल। और 10वां है परीक्षार्थी यानी परीक्षा देने वाला। आपको इसी तरीके से जवाब लिखना है जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर लिखा के दी हूँ। इनके मायने लिखने की जरूरत नहीं है आंसर पेपर में।